हेलो लर्नर्स, मैं हूं विश्ववर्धन। आप देख रहे हैं लेट्स क्रैक जुडिशरी विद अन अकेडमी। और आज का जो वीडियो है ना, अगेन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसको लेकर के ना काफ़ी ज़्यादा घमासान सा मैटर चल रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इसी साल अभी कुछ दिनों पहले ही जजमेंट सुनाया था। और ये जजमेंट आया था दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में। तो हुआ क्या, देखिए। और अभी क्यों हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रिव्यू पिटिशन फाइल करी है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के केस में आया था, सिविल सर्विसेज के उसमें मैटर में लेके आया था। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि भैया ये रिव्यू पिटिशन है क्या, कहाँ पे इसके बारे में दिया हुआ है। तो सारी जानकारी रिलेटेड टू रिव्यू पिटिशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और सबसे पहले जानेंगे कि मैटर हुआ क्या है और रिव्यू पिटिशन के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं। तो चलिए इसी चीज़ को शुरुआत करते हुए थोड़ा नज़र डालते हैं। अब क्या हुआ, सेंटर सीक्स रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट दैट गिव दिल्ली गवर्नमेंट पावर ओवर सर्विसेज। अब देखिए हुआ क्या, इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है जब ये फैसला आया था। बेसिकली ये हुआ था कि दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक पावर टसल चल रहा था, जहां पे जो सर्विसेज में जितने आपके ब्यूरोक्रेट्स वगैरह काम करते हैं, उनके ऊपर जो अथॉरिटी है वो कौन एक्सरसाइज करेगा, इस चीज़ को लेकर पूरा प्रॉब्लम था। वेदर दिल्ली गवर्नमेंट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वहाँ की वो एक्सरसाइज करेगी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज करेगी, जैसे कि हर यूनियन टेरिटरी में करती है। तो ये एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था जिसमें डिसीजन नहीं आ रहा था। तो ये सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया कुछ दिनों पहले। सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना जजमेंट दिया और जजमेंट में ये क्लियरिफाई कर दिया कि भाई जो दिल्ली गवर्नमेंट है ना, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं, आईएएस ऑफिसर्स वगैरह, तो उनके ऊपर जो उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो गई या उनकी अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीज़ों का जो पावर है ना, वो दिल्ली गवर्नमेंट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, चुनी हुई गवर्नमेंट है, उनके हाथ में रहना चाहिए। क्योंकि भाई चुनी हुई गवर्नमेंट ही तो अकाउंटेबिलिटी उनके ऊपर स्टैब्लिश करेगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का काम ही आईएएस ऑफिसर लोग करते हैं। तो उनकी अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए और ना कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में। तो इसी चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। और जैसे ही ये फैसला आया, एक तो दिल्ली गवर्नमेंट के लिए, जो केजरीवाल जी की गवर्नमेंट है, उनके लिए थोड़ा सा रिलीफ था। लेकिन फॉलोइंग दिस ओनली क्या हुआ कि सेंटर ने ना रिव्यू पिटिशन फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में। अब रिव्यू पिटिशन बेसिकली इस चीज़ के लिए फाइल की जाती है क्योंकि मे बी शायद केस में कोई एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जो वो ओवरलुक कर दिए हों, यानी कि जिस पे ध्यान नहीं गया हो जो सुप्रीम कोर्ट है, उसकी वजह से मे भी शायद सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में कुछ इफेक्ट हो गया होगा या डिसीजन ठीक नहीं आया होगा। तो इस चीज़ के लिए एक रिव्यू पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी गई। देखिए इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था कि जो डिसीजन है वो दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में आया था। तो वहाँ पे फिर क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिव्यू पिटिशन फाइल कर दी। मई 20 को ही रिव्यू पिटिशन ये फाइल हो गई थी। और जो जजमेंट पहले आया था वो आया था मई 11 को आया था ये जजमेंट, ठीक है। अब उसके तुरंत बाद ही, अब ये जब एक देखो, एक तरफ तो ये रिव्यू पिटिशन फाइल कर दी गई, लेकिन दूसरी तरफ ना एक और चीज़ यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने करी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट एम्पावर्ड दिल्ली गवर्नमेंट, सेंटर गेट्स ऑर्डिनेंस टू पुट ब्यूरोक्रेट्स ओवर सीएम। मतलब हुआ ये कि जहां पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से दिल्ली गवर्नमेंट शुड बी इन द पावर टू मेक द डिसीजन रिगार्डिंग द ब्यूरोक्रेट्स, वहीं पे आप सुप्रीम कोर्ट के इसी ऑर्डर को नेग्लेक्ट करने के लिए, इसको ओवर पावर करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने एक कानून पास कर दिया, जिसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजन है कि इवन इफ सुप्रीम कोर्ट किसी चीज़ के बारे में डिसीजन दे रहा है तो उसको नेगेट करने के लिए कोई कानून लाया जा सकता है, ठीक है। तो उसी प्रोविजन को फॉलो करते हुए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया। अब आप बोलोगे कि यार ऑर्डिनेंस में और लॉ में क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको समझाता हूँ। ऑर्डिनेंस कब होता है, देखो जो पार्लियामेंट है वो सेशन में 2 ही बार बैठता है, ठीक है। एक तो अभी आपका बैठने वाले मॉनसून सेशन में और उसके बाद विंटर सेशन होगा, तो इन 2 टाइम पे कानून पास होते हैं। लेकिन अभी के टाइम में जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो उस समय भी तो यार आप कानून पास कर ही सकते हो। तो इस समय क्या किया जाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कानून लेके आती है और प्रेसिडेंट का उसमें सिग्नेचर लेकर के उसको पास कर देती है, जिसको आप ऑर्डिनेंस कहते हो। और फिर जब नेक्स्ट टाइम जब पार्लियामेंट बैठेगी तब जा करके आप लोकसभा और राज्यसभा से भी उसको सैंक्शन करवा लेते हो, तो वो एक फुल फ्लेजेड कानून बन जाता है, ठीक है। तो अभी जो पास हुआ है वो ऑर्डिनेंस पास हुआ है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून लेके प्रेसिडेंट से पहले सिग्नेचर ले ली, लोकसभा राज्यसभा में बाद में वो क्लियर करवा लेंगे। तो ये अभी एक ना ऑर्डिनेंस लेके आई है जिसके ऊपर अभी बात चल रही है। और दूसरी तरफ उन्होंने रिव्यू पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल भी कर दी है। तो देखिए ये हुआ क्या था, सेम वही चीज़ नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी में जो
जितने भी आपके सिविल सर्वेंट्स हैं, ठीक है, उनके ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, डिसिप्लिनरी एक्शन से रिलेटेड मामला, बेसिकली ग्रुप ए से में जितने भी ऑफिसर्स आते हैं, तो इसमें सारे मैनेजेरियल और हाईएस्ट क्लास ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं। इनसे रिलेटेड जो मैटर है ना वो दिल्ली गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि अभी जो गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस लाया, उन्होंने ये बोला कि नेशनल कैपिटल सर्विसेज अथॉरिटी नाम का ना एक हम यहाँ पे अथॉरिटी को स्टैब्लिश करेंगे, जो कि जितने भी आपके ग्रुप ए के ऑफिसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स वगैरह जो रहते हैं, जो मैनेजेरियल और हाईएस्ट क्लास ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनका ट्रांसफ़र, उनकी पोस्टिंग, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन, ये सारा जो है ना वो जो पर्टिकुलर नेशनल कैपिटल सर्विसेज अथॉरिटी बनेगी ये लेगी। इसी में आगे बढ़ के ये समझते हैं कि क्या है। देखो, तो जो केस था ना जिसकी हम बात करें, जिस पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उस केस का नाम है एनसीटी दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें इसी जजमेंट में बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अंडर एंट्री 41 ऑफ लिस्ट 2, अब लिस्ट 2 क्या है, तो 7 शेड्यूल जो है ना उसके अंदर में आपको 3 लिस्ट देखने को मिलती है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अगर यूनियन लिस्ट है तो यूनियन लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम मेंशन्ड है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। वहीं पे जो स्टेट लिस्ट में जितने आइटम मेंशन्ड है उसमें स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है। और जो थर्ड लिस्ट है यानी कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें जितने आइटम मेंशन्ड है उस पर सेंटर भी कानून बना सकता है और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। हालांकि अगर कोई डिस्प्यूट होता है, मान लो कि सेंटर का भी कानून है, स्टेट का भी कानून है कॉन्करेंट लिस्ट के आइटम में, तो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून वहाँ पे फॉलो होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अंडर एंट्री नंबर 41 लिस्ट टू यानी कि जो स्टेट लिस्ट है वो, द लेफ्टिनेंट गवर्नर शैल बी बाउंड बाय डिसीजन ऑफ GNCTD। अब ये GNCTD जो है ना, GNCTD का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो ये है GNCTD का फुल फॉर्म। तो इसमें ये बोला गया कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना वो बाउंड रहेंगे बाय द डिसीजन ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, जो वहाँ की चुनी हुई सरकार है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उन्होंने जो फैसला ले लिया तो उस फैसले से बाउंड रहेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर। यानी यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का कोई अलग से नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर जिस पे ध्यान देंगे, एक्सक्लूडिंग सर्विसेज रिलेटेड टू पब्लिक ऑर्डर, यानी पुलिस वगैरह से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज होंगी उस पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ जो एनसीटी दिल्ली है, वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, यानी गवर्नमेंट के बिहाफ में भी यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो डिसीजन ले सकते हैं, ये बताया गया। अब देखिए, ये जो हम अथॉरिटी की बात कर रहे थे ना बेसिकली, कि नेशनल कैपिटल सर्विसेज सिविल सर्विसेज अथॉरिटी जो है उसमें उसको कंप्राइज कौन कौन करेगा, तो इसमें होंगे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर होंगे, ऑफ कोर्स भाई इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो उसके हेड को तो रखना ही पड़ेगा, तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर यहाँ पे होंगे इस कमेटी में, साथ ही साथ चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम मिनिस्ट्री के, ठीक है। तो होम मिनिस्ट्री के चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे और साथ ही साथ दिल्ली के चीफ मिनिस्टर होंगे। अब आप बोलोगे कि होम मिनिस्ट्री के ही क्यों, क्योंकि देखो क्या होता है, यूनियन टेरिटरी के ऊपर ना ज़्यादातर जो पावर एक्सरसाइज होता है वो हमारी होम मिनिस्ट्री की तरफ से होता है। करेंटली जो होम मिनिस्ट्री है वो अमित शाह जी के पास है, तो बेसिकली वो पावर एक्सरसाइज करते हैं। तो उसी मिनिस्ट्री के जो चीफ सेक्रेटरी हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो भी इस पैनल का पार्ट रहेंगे। ये जो अथॉरिटी बनी है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, उसका पार्ट रहेंगे ये। और इसमें फर्दर ये बोला गया है कि ऑल मैटर्स रिक्वायर्ड टू बी डिसाइडेड बाय अथॉरिटी शैल बी डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी ऑफ वोट्स ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब इन 3 लोग में से जितने मेंबर उस टाइम प्रेजेंट रहेंगे और वोटिंग कर रहे होंगे उनके मेजॉरिटी के बेसिस पे ये चीज़ डिसाइड की जाएगी। तो 2:1 हो सकता है या फिर 3:0 हो सकता है, ये तीनों ही अग्री कर रहे हो, तो ऐसे केसेस पे जो मेजॉरिटी का फैसला रहेगा वो चीज़ डिसाइड किया जाएगा। जिसका सिंपल मतलब है कि जो 2 ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पे लाए गए हैं, चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अगर वो दोनों किसी डिसीजन में अग्री करते हैं और दिल्ली के सीएम अग्री नहीं करते हैं तो भी जो ये होम मिनिस्ट्री के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन लोगों ने जो डिसीजन लिया है वो फाइनल माना जाएगा। जिसका मतलब है कि जो सेंटर है वो दिल्ली के सीएम को इजीली ओवर रूल कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ निकल के आ रही है इस ऑर्डिनेंस के अंदर से। और फर्दर इसमें ये जो नोटिफिकेशन आया है इस ऑर्डिनेंस को लेकर के, इसमें ये बोला जा रहा है कि ये जो
रिकमेंडेशन है ना, ये मतलब अगर कोई डिसीजन पे वो जो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी है वो कोई डिसीजन लेते हैं तो वो बेसिकली रिकमेंडेशन भेजेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, ट्रांसफर पोस्टिंग या सारी चीज़ों से रिलेटेड जो भी ये देखिए होगा, ट्रांसफर पोस्टिंग, विजिलेंस एंड अदर इंसिडेंटल मैटर, इससे रिलेटेड जो है ना वो रिकमेंडेशन भेजेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। ठीक है, अगर कोई डिफरेंस क्रिएट होता है, मान लीजिए कि दिल्ली के सीएम और जो हमने देखा कि चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम मिनिस्ट्री के हैं, अगर उनके बीच में कोई डिफरेंस क्रिएट होता है ना तो उस केस में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का डिसीजन है वो फाइनल हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे कहा वही जा रहा है कि जो सारी पावर है ना सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं वापस अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ओवर रूल करने की कोशिश कर रही है यहाँ पे। तो यही पूरा मैटर है जिसके बारे में बात की जा रही है। और मान लो कि इन केस द एलजी डिफर्ड विद द रिकमेंडेशन मेड, अगर एलजी को जो भी रिकमेंडेशन की जा रही है वो नहीं पसंद आती है, भाई ऐसा भी हो सकता है ना कि दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको कोई चीज़ अगर नहीं पसंद आ रही है तो उस केस में वो क्या कर सकते हैं कि जो रिकमेंडेशन है उसको वापस रिटर्न कर सकते हैं टू द अथॉरिटी फॉर रिकंसिडरेशन, यानी आप इसको फिर से जाकर के मैटर को, रिकमेंडेशन को रिकंसिडर करिए, उस चीज़ के लिए इसको वापस भेजा जा सकता है इसी कमिटी के पास, उसको अथॉरिटी के पास। यानी द डिसीजन ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर वुड बी फाइनल इन एवरी एस्पेक्ट, ऐसा होता दिख रहा है। तो यहाँ पे ना एक चीज़ और कहने वाली बात है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टांस है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना उनका स्टांस ये है कि भाई किसी भी यूनियन टेरिटरी में एक तो सबसे पहली बात इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होती, ज़्यादातर जो डिसीजन है ना वो उस यूनियन टेरिटरी के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वही लेते हैं। दिल्ली में वो एडमिनिस्ट्रेटर का रोल प्ले करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में पावर होनी चाहिए रादर देन जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो। तो ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का बोलना है। अब ये जो रिव्यू के लिए डाला गया ना, तो अब रिव्यू के लिए सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने ही डिसीजन को रिव्यू कर सकता है। अब इस चीज़ को जानने के पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है आर्टिकल 141 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। ये कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी लॉ डिक्लेयर कर दिया तो वो सारे कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग रहता है, पूरे देश में वो बाइंडिंग रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई लॉ बना दिया तो वो सारे देश में बाइंडिंग रहता है। बेसिकली लॉ नहीं बोल सकते आप, ये कह सकते हो कि कोई गाइडलाइन दे दी या लॉ बनाने के लिए रिकमेंड कर दिया, तो उस केस में क्या होता है ना, सुप्रीम मतलब पूरे देश में वो सुप्रीम कोर्ट का कानून आ गया है ऐसा माना जाता है। और यही एक जनरल प्रिंसिपल भी है, और इस प्रिंसिपल को, इस डॉक्ट्रिन को आप कहते हो डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस। ठीक है, और वही जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक कोई डिसीजन आ गया तो वो सारे कोर्ट में, सभी कोर्ट में, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, वहाँ सब जगह ये जो है ना, अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आ गया, कानून आ गया, तो वो बाइंडिंग रहता है, मतलब उनको फॉलो करना ही होता है। ठीक है, और इस डॉक्ट्रिन को, इस प्रिंसिपल को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस। तो देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस का बेसिक मीनिंग होता है, ये कहती है टू स्टैंड बाय द डिसाइडेड केसेस और टू अपहोल्ड प्रेसिडेंट और टू मेंटेन फॉर्मर एडजुडिकेशन। यानी कि इस डॉक्ट्रिन का सिंपल सादा मतलब है जो आपको आर्टिकल 141 के अंदर देखने को मिलती है। बेसिकली बोलता है अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया है, कोई केस पे अपना डिसीजन दे दिया, दैट मीन भाई वो सुप्रीम कोर्ट है, उसने अगर कोई डिसीजन दिया तो लोअर कोर्ट में भी ना वो डिसीजन मान्य रहेगा और उनको मानना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पर्टिकुलर केस में क्या बोला था। ठीक है, मान लीजिए कि अगर कोई एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमेशा जब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होगा, यानी शादी ब्याह से रिलेटेड मैटर होगा, डाइवोर्स का इशू होगा, तो हमेशा हस्बैंड जो है उसको वाइफ को मेंटेनेंस का पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। अब मान लीजिए किसी लोअर कोर्ट में सेम मिलता जुलता केस आता है, डाइवोर्स का मैटर है, मेंटेनेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो वहाँ पे जो लोअर कोर्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मानना पड़ेगा और उसको उसी डिसीजन के हिसाब से अपना फैसला सुनाना पड़ेगा कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि जो हस्बैंड है उसको वाइफ को मेंटेनेंस देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पे लोअर कोर्ट भी उस चीज़ को मानते हैं और उसी को फॉलो करते हैं। यही बेसिकली जो है ना डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस है। लेकिन ये जो स्टेयर डिसाइसिस है डॉक्ट्रिन, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लागू नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लागू नहीं होने का मतलब, भाई देखो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो लोअर कोर्ट्स पे लागू होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ना खुद अपने डिसीजन से ही बंधा हुआ नहीं रहता हमेशा कि भाई एक बार सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो बस वो पत्थर की लकीर, उसको आप चेंज ही नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट खुद जो है ना वो अपने डिसीजन पे ओवर रूल उसको कर सकता है, उसको रिव्यू करके उसको चेंज कर सकता है। ठीक है, जैसा हमारे घरों में होता है ना, भाई अगर पापा ने घर के हिसाब से कोई फैसला सुना दिया,
तो वो हम सबको मानना पड़ता है घर में। लेकिन पापा चाहें तो जो उन्होंने पहले फैसला सुनाया था उसी के ऊपर जा सकते हैं, उसको ओवर रूल भी कर सकते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ सुप्रीम कोर्ट के साथ भी होती है कि सुप्रीम कोर्ट में डिपार्ट फ्रॉम इट्स ओन प्रीवियस रूलिंग इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड स्पेशल केसेस फॉर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने ही मैटर्स पे जो है वो रिव्यू करके उसको चेंज कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी बात क्या है ना कि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ पब्लिक इंटरेस्ट वाली बात जुड़ी होनी चाहिए, जनहित की कोई बात जुड़ी होनी चाहिए, और ना एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और स्पेशल केस, स्पेशल सर्कमस्टांस होगा तभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है, वरना सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि भाई देखो सीधी सी बात है, एक बार कोई डिसीजन दे दिया, बार बार आप डिसीजन चेंज करोगे तो आपकी कोई वैलिडिटी, कोई अथॉरिटी नहीं रह जाती। इसीलिए डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस जो है वो कहता है कि भाई एक बार आपने डिसीजन ले लिया तो स्टैंड बाय योर डिसीजन, आप बार बार चेंज मत करो। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के साथ लागू नहीं होती, और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसको चेंज कर सकता है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। इसके बाद कि ये रिव्यू करते कैसे हैं, अभी हमने आर्टिकल 141 की बात करी कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट है वो स्टेयर डिसाइसिस वाले जो प्रिंसिपल उसको फॉलो करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद उससे बाउंड नहीं रहता, वो चाहे तो चेंज कर सकता है। तो ये जो चेंजेस है ना वो आ सकते हैं आर्टिकल 137 के अंदर में, क्योंकि जो आर्टिकल 137 है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पावर प्रोवाइड करता है कि सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो रिव्यू कर सके अपने ही जजमेंट्स को। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। देखो 141 जो है वो बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन बाइंडिंग रहेंगे सारे कोर्ट पे, लेकिन उसके अंदर जो इस डॉक्ट्रिन को फॉलो करते हैं स्टेयर डिसाइसिस, वो बोल दिया गया कि भैया ऑल्दो आपको अपने डिसीजन के साथ खड़े रहना है हमेशा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है ना उसके ऊपर ये वाला डॉक्ट्रिन लागू नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वेरी सॉरी एक्सक्यूज मी, तो वो चाहे ना तो अपने डिसीजंस को चेंज कर सकता है रिव्यू करके। तो जो रिव्यू की ये पावर है ना ये आपको देखने को मिलेगी आर्टिकल 137 के अंदर में। लेकिन ये जो है ना रिव्यू, ऐसा नहीं है कि किसी भी केस के लिए आप रिव्यू पिटिशन फाइल कर सकते हो, बहुत ही नैरो ग्राउंड होता है जब आप रिव्यू के लिए फाइल करते हो। यानी कि सपोज आप ऐसा सोचो, टीवी फिल्मों सिनेमा में हम देखते हैं ना कि यार जज साहब एक पर्टिकुलर विटनेस को ही नहीं एग्जामिन किया गया, पर्टिकुलर सिचुएशन को ही नहीं एग्जामिन किया गया, तो छोटी मोटी चीज़ों को लेकर के यार एक आधा विटनेस को नहीं एग्जामिन किया, कुछ नहीं किया गया, तो उस चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट कभी भी रिव्यू नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट हमेशा जो रिव्यू करता है ना वो ऐसे चीज़ों को लेकर के रिव्यू करता है जो बहुत ज़्यादा ग्रेव इनजस्टिस हो, ग्रेव एरर अगर क्रिएट हो गया होगा। सपोज हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन कुछ और समझ लिया, ठीक है, हो सकता है कि काउंसिल ने कुछ बोला ही नहीं ठीक से, नहीं सॉरी ये तो नहीं हो सकता, लेकिन जहां पे एकदम ग्रेव एरर हो, मतलब यार ऐसा एरर जो बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि हाँ यार कुछ तो गड़बड़ हो गई है यहाँ पे जिसकी वजह से फैसला गलत आ गया। तो ऐसे जब ग्रेव एरर होंगे सुप्रीम मतलब किसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के, तो उसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो एक रिव्यू का चांस दे सकता है। देखिए आर्टिकल 137 बेसिकली रिव्यू ऑफ द जजमेंट की बात करता है। रिव्यू ऑफ द जजमेंट या फिर कोई भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया हो तो उसके रिव्यू की बात करता है। तो पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई भी जजमेंट प्रोनाउंस किया है तो उसको वो रिव्यू भी कर सकता है। ये पावर आपको आर्टिकल 137 के अंदर में देखने को मिल जाती है सीधा सीधा। ठीक है, अब देखिए एक बहुत फेमस केस हुआ था सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965, बहुत फेमस केस है ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्लेस एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन आवर पावर टू रिव्यू आर अर्लियर डिसीजन और इवन टू डिपार्ट फ्रॉम देम। सिंपल सा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ क्लियर कर दी अपने डिसीजन के थ्रू कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से तो ना हमारे ऊपर कोई बार नहीं लगता है, क्योंकि हो सकता है आर्टिकल 141 की बात करके बोल दे कि भाई बाइंडिंग रहता है, आपको अपने डिसीजन के साथ खड़े रहना पड़ेगा, आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसी चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारे पे कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है कि हम अपने जजमेंट्स को, अपने डिसीजंस को रिव्यू नहीं कर सकते हैं जो पहले हमने दे दिया है, और साथ ही साथ हम चाहें तो उन जजमेंट से जो ऑलरेडी पहले दे दिए गए हैं रिव्यू के बाद हम अपना डिसीजन या जजमेंट चेंज भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ के लिए पावर हमको कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 वाले केस में ऑलरेडी ये चीज़ क्लियर कर दी थी। लेकिन वो जो रिव्यू करेंगे अपना जजमेंट, उसमें कहीं ना ग्रेटर पब्लिक गुड, यहाँ पे जनहित जो है वो इन्वॉल्व होना चाहिए। और ऐसे केसेस जहाँ पे ना जिस केस के डिसीजन से बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट
इंडिविजुअल की फंडामेंटल राइट को पढ़ता हो, इस टाइप का अगर कोई जजमेंट गलती से दे दिया गया तो उसको रिव्यू करके चेंज किया जा सकता है। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू को लेकर के जो है एक बहुत ही फेमस जज जस्टिस कृष्णा अय्यर, उन्होंने ये बोला था कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो रिव्यू कब कर सकता है, ओनली वेयर अ ग्लेयरिंग ओमिशन और पेटेंट मिस्टेक और लाइक अ ग्रेव एरर हैज क्रेप्ट इन अर्लियर बाय जुडिशियल फॉलेबिलिटी। सिंपल सा यहाँ पे मतलब है कि अगर ऐसी किसी चीज़ की वजह से यहाँ पे मतलब जो भी जजमेंट पास किया गया उसमें अगर सीधा साधा दिख रहा है कि यार कुछ तो गड़बड़ हो गई है, ठीक है, वो एरर किसी भी चीज़ का हो सकता है, या तो कोई फैक्ट्स को तो या तो किसी फैक्ट को देखा नहीं गया होगा, एग्जामिन नहीं किया गया होगा जो बहुत ज़्यादा क्रूशल है, या फिर इस जजमेंट की वजह से लोगों की फंडामेंटल राइट के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है या देश के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है। ऐसी अगर कोई चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा पब्लिक गुड इन्वॉल्व है, पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, पेटेंट मिस्टेक्स यहाँ पे अगर देखने को मिलती है, तो इस केस ऐसे सिचुएशन में जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी भी केस को रिव्यू ज़रूर कर सकता है आराम से, और वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम ये समझ गए। हाँ, साथ ही साथ एक चीज़ और जानना ज़रूरी है कि माइनर मिस्टेक या इनकॉन्सिक्वेंशियल इंपोर्ट्स, यानी कि कोई छोटी मोटी गलती हुई है सुप्रीम कोर्ट से, उस चीज़ को अगर आप बड़ा करते हो कि यार सुप्रीम कोर्ट ऐसी छोटी गलती कैसे कर सकता है कि मान लो फाइल तो रिजेक्ट हो जानी चाहिए थी, ये फाइल नहीं हुआ, आधार कार्ड नहीं था, पैन कार्ड नहीं था, ये सारी चीज़ों को लेकर के ना जो है आप रिव्यू पिटिशन नहीं डाल सकते छोटी मोटी चीज़ों को लेकर कि सर उन्होंने जो है वो जब अपनी सबमिशन कोर्ट के सामने लाए थे, रिटन सबमिशन उन्होंने दिया था, तो उस समय उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब कोई आईडी नहीं लाया, ये नहीं लाया, वो नहीं लाया, छोटी मोटी चीज़ों को लेकर के ना आप कभी भी रिव्यू पिटिशन फाइल नहीं कर सकते, और ना तो सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कभी भी करेगा छोटी मोटी चीज़ों को लेकर। हमेशा ग्लेयरिंग ओमिशन या पेटेंट मिस्टेक या कोई बड़ा एरर अगर कमिट हो गया हो तभी जो है सुप्रीम कोर्ट आपकी रिव्यू के पिटिशन की सुनवाई करेगा। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में रूलिंग दी थी, उन्होंने 3 यहाँ पर ग्राउंड्स लेके आए थे जिसके बेसिस पे जो एक है रिव्यू पिटिशन जो है उसको आप फाइल कर सकते हो। सबसे पहले तो ऐसा है कि द डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इम्पॉर्टेंट मैटर और एविडेंस, यानी कोई ऐसा एविडेंस है जो ऑलरेडी पहले देखा नहीं गया हो, कुछ नया निकल के आ गया हो, ठीक है, विच आफ्टर द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस वॉज नॉट विद इन द नॉलेज ऑफ द पिटिशनर और कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय हिम। यानी कि अगर ऐसा कुछ नया एविडेंस निकल के आ जाता है, नए फैक्ट्स निकल के आ जाते हैं जो कि अगर पहले लोअर कोर्ट में केस चला, हाई कोर्ट में केस चला, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास आया, तो उस टाइम पे उसका ध्यान ही नहीं किया, वो चेक ही नहीं कर पाया, और क्या हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसके अगेंस्ट में फैसला दे दिया। लेकिन बाद में अगर कोई ऐसे फैक्ट्स और सर्कमस्टांस या ऐसे एविडेंस निकल के आ जाता है तो उस केस में भी जो है ना एक रिव्यू पिटिशन जो है वो फाइल की जा सकती है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला मिस्टेक और एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर जजमेंट को पढ़ के ऐसा सीधा सीधा सामने सामने हमको लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा दिख रहा है, समझ आ रहा है कि भाई इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है दया, ऐसा अगर दिख जाता है कि विच इज अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि एक बार के पढ़ने से किसी को भी समझ आ जाएगी कुछ तो गड़बड़ हुई है, इस टाइप के अगर केसेस रहते हैं तो भी तब भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिव्यू की पिटिशन पे सुनवाई कर सकता है। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट कहता है कि एनी सफिशिएंट रीजन मीन्स अ रीजन दैट इज कंपेरेबल टू द अदर टू ग्राउंड, ठीक है, एनी अदर सफिशिएंट रीजन, यानी इसके अलावा जो ऊपर हमने 2 रीजन देखे उसके अलावा भी ऐसा कोई अगर रीजन निकल के आ जाता ना जो कि सुप्रीम कोर्ट को लगे कि नहीं यार ये वैलिड रीजन हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे ना एनी सफिशिएंट रीजन का यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है, एनी सफिशिएंट रीजन दैट इज कंपेरेबल टू द अदर टू ग्राउंड, यानी कि वो जो ऊपर 2 ग्राउंड दिए थे, यानी कि जो पहले हमने 2 पॉइंट देखे उससे मिलता जुलता अगर कोई और पॉइंट निकल के आता है, ऐसा कोई सफिशिएंट रीजन निकल के आता है, तो उस केस में भी ना रिव्यू पिटिशन को सुना जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ही एक और रूलिंग हुई थी यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सुंदर मैंगनीज एंड आयरन ओर लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पे इसमें ना 9 प्रिंसिपल्स जो हैं बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने एक रिव्यू पिटिशन को मेंटेनेबल रखने के लिए, यानी कि आपकी रिव्यू पिटिशन पे कब सुप्रीम कोर्ट वापस से सच में रिव्यू करके अपना फैसला सुना सकता है उसके बारे में बताया गया था। इसके अलावा बताया गया कि ना जहाँ पे एकदम ज़्यादा एरोनियस डिसीजन आ गया है, ठीक है,
और पेटेंट एरर है। अगर मतलब जैसे वही अगेन मैं वही चीज़ बोलूँगा कि जब ना अगर सुप्रीम कोर्ट को दिख रहा है किसी जजमेंट को पढ़ के कि यार जजमेंट को ना ऑन दी ऑनसेट मतलब पढ़ते साथ ही समझ आ रहा है ऑन द फेस ऑफ इट कि ये बिल्कुल गलत तरीके से, मे बी शायद कुछ फैक्ट्स को इग्नोर कर दिया गया हो, मे बी शायद किसी चीज़ को देखा नहीं गया होगा, मे बी शायद लग रहा है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहा होगा या कोई पेटेंट एरर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तभी आप जा करके यानी सुप्रीम कोर्ट जो है उसको इसका वापस से रिव्यू करता है, वरना छोटी मोटी चीज़ों को लेकर के कभी भी रिव्यू सुप्रीम कोर्ट तो नहीं करता। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट कब रिव्यू नहीं करता? मियरली पॉसिबिलिटी ऑफ टू व्यूज ऑन अ सब्जेक्ट कैन नॉट बी ग्राउंड फॉर रिव्यू। यानी कि अगर आप कोई केस लेकर के आ जाओ और बोलो कि यार सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यू दे दिया लेकिन इस पे ना एक दूसरा व्यू भी पॉसिबल है, मतलब ऐसा सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये ठीक है लेकिन ठीक दूसरा एक व्यू भी ठीक हो सकता है, काउंटर व्यू भी हो सकता है जो ठीक हो, तो इस तरीके का आप दो व्यू वाली चीज लेके जाओगे ना भाई, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ये ठीक है लेकिन मेरे हिसाब से ठीक कुछ और है। अगर इस टाइप की चीज आप लेके जाओगे, किसी चीज के ऊपर दो व्यूज बनते हैं, तो उस चीज को अगर आप रिव्यू के अंदर लेके जाओगे सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगा और उसकी सुनवाई कभी भी रिव्यू के अंदर में नहीं करेगा। अब बात करते, तो आई होप यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि सुप्रीम कोर्ट जो है रिव्यू पिटिशन वगैरह फाइल बिल्कुल हो सकती है और उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं कि जो रिव्यू पिटिशन है बेसिकली उसको फाइल कौन कर सकता है। देखिए, द राइट टू रिव्यू कैन बी कन्फर्ड बाय सेक्शन 114 एंड ऑर्डर 47 रूल 1 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड एंड सुप्रीम कोर्ट रूल्स। तो देखिए बेसिकली सेक्शन 144 है और ऑर्डर 47 के अंदर रूल नंबर 1 सिविल प्रोसीजर कोड का, ठीक है, ये कहता है कि जो रिव्यू पिटिशन है ना वो कोई भी डाल सकता है, मतलब उसके अंदर दी हुई है बातें कि रिव्यू पिटिशन कोई भी डाल सकता है। ठीक है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं वो भी कहते हैं कि भैया रिव्यू पिटिशन जो है ना वो कब कब फाइल की जा सकती है और कौन कौन फाइल कर सकता है। तो इसमें जो आपका सिविल प्रोसीजर कोड और सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स है इसमें पूरा दिया हुआ है कि भाई रिव्यू पिटिशन जो है वो कौन फाइल कर सकता है, कैसे फाइल कर सकता है, सारा प्रोसीजर इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसमें ना बोला हुआ है एनी एग्रीव पर्सन बाय रूलिंग कैन सीक अ रिव्यू, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, जो रूलिंग आई है, उससे अगर कोई भी इंसान अगर नाखुश है ना तो वो बिल्कुल एक रिव्यू के पिटिशन डाल सकता है, लेकिन उसको एडमिट करना नहीं करना मैटर उसमें क्या है, उस चीज को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को दिखेगा नहीं यार बहुत ज़्यादा ही कुछ एरर आपको देखने को मिल रहा है, उस केस में जो है ना सिर्फ तभी सुप्रीम कोर्ट आपके केस की सुनवाई करेगा, वरना उसके पहले भी हमने जो अभी केसेस देखे और काफ़ी सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बता दिया कि कब कब जो है वो रिव्यू पिटिशन पे सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली जांच कर पाएगा या एक्चुअली रिव्यू कर पाएगा, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। देखिए वही चीज़ दिया हुआ है इसके अंदर भी, सीपीसी के अंदर यानी सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में, कि इट एक्सरसाइजेज इट्स डिस्क्रेशन टू अलाउ अ रिव्यू पिटिशन ओनली व्हेन इट शोज द ग्राउंड फॉर सीकिंग द रिव्यू, यानी कि ग्राउंड्स जो एक रिव्यू सीख करने के लिए ये सारे ग्राउंड होने चाहिए, ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 हमने अभी देखा ना, तो ये सारे पॉइंट अगर मेंशन रहेंगे, ये सारे पॉइंट अगर दिख रहे होंगे कि भाई पेटेंट एरर है, ग्रेव मिस्टेक हो गया है, इस टाइप की चीज़ें अगर सुप्रीम कोर्ट को दिख रही है कि एक पर्टिकुलर जजमेंट में है, तभी जाकर के वो ना उसको रिव्यू करेंगे। और ये रिव्यू करने का पावर जो है वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के डिस्क्रेशन पे डिपेंड करता है। अब ये डिस्क्रेशन क्या होता है? डिस्क्रेशन मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है वेदर टू गो विथ द रिव्यू ऑफ अ पर्टिकुलर जजमेंट और नॉट, ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में रहता है बेसिकली पूरा चीज। ठीक है, अब देखिए एज पर द 1996 रूल फ्रेम्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, अ रिव्यू पिटिशन मस्ट बी फाइल्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट, यानी कि जब भी कोई जजमेंट आ गया सुप्रीम कोर्ट का तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर ही ना आप रिव्यू पिटिशन फाइल करके सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट चेंज करवा सकते हो। इसके अलावा मान लो कि साल 2 साल के बाद आप चाह रहे हो कि मैं रिव्यू पिटिशन फाइल करूं, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि क्लियरली सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में 1996 के ये रूल्स है, इसके अंदर में स्टेटेड है कि अगर आपको रिव्यू पिटिशन फाइल करना है सुप्रीम कोर्ट के सामने तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको
30 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट या फिर ऑर्डर, अगर ऑर्डर पास हुआ है तो आप फाइल कर दो। 30 दिन के अंदर अंदर में क्या है कि भाई अगर आप जल्दी कर दोगे ना तो वो चीज़ पे चेंज आ सकता है, मान लो साल 2 साल, यानी वो कहीं ना कहीं वो जितने भी आपके कोर्ट्स है, आर्टिकल 141 आपको याद होगा भी, हमने उसके बारे में देखा था कि आर्टिकल 141 के अंदर में क्या है कि सारे कोर्ट्स के ऊपर वो बाइंडिंग है। 30 दिन के अंदर आप कोई एक जजमेंट दोगे तो वो उतना ज़्यादा बाइंडिंग पावर नहीं होगा, लेकिन अगर उसको 1 साल हो गया, 1 महीना हो गया, दैट मीन्स व्हाट कि जितने भी सारे आपके लोअर कोर्ट है उसको ऑलरेडी फॉलो करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो इसलिए उतना ज़्यादा। और भाई अगर कोई आपको लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा इसमें मिस्टेक आपको देखने को मिल रही है, जो एक तरीके से बहुत ज़्यादा ग्रेव मिस्टेक है, पेटेंट एरर है, तो आप 30 दिन के अंदर अंदर जो है ना, आप जजमेंट के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और आपके हिसाब से वो गलत है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप फाइल कर सकते हैं। और जो पर्टिकुलर केस और पर्टिकुलर इंस्टेंस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दिल्ली और सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने भाई अभी 11 तारीख को तो आया था, 20 तारीख को यानी 10 दिन के अंदर अंदर ही उन्होंने रिव्यू पिटिशन भी गवर्नमेंट ने यहाँ पर डाल दी है। अब देखिए, वाइल अ जजमेंट इज द फाइनल डिसीजन इन अ केस, एन ऑर्डर इज एन इंटरिम रूलिंग दैट इज सब्जेक्ट टू इट्स फाइनल वर्डिक्ट। यानी कि ऐसा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास कर दिया ना, तो ऑर्डर कभी भी फाइनल नहीं होता। किसी भी केस में ऑर्डर्स जो होते हैं ना वो बीच में आते हैं। इंटरिम का मतलब होता है कि ऑर्डर जो है उस पर्टिकुलर केस के बीच में आते हैं, ठीक है, और फिर वेट कर रहे होते हैं कि फाइनल वर्डिक्ट क्या आता है सुप्रीम कोर्ट का। सपोज मान लो कहीं से किसी की ज़मीन है जिसके ऊपर किसी ने कब्जा कर रखा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, बीच में एक ऑर्डर पास कर दिया कि भैया ये एक डिस्प्यूटेड ज़मीन हो गई, अब इस ज़मीन से सबसे पहले तो जिसने कब्जा किया उसको हटाओ, बाद में डिसाइड करेंगे कि ज़मीन एक्चुअल में है किसकी, ठीक है। तो ये जो बीच में ऑर्डर किया सुप्रीम कोर्ट ने कि वो जिसने कब्जा किया उसको हटाओ, तो वो एक इंटरिम चीज़ हो गई, एक बीच का ऑर्डर हो गया जो कि वेट कर रहा है अब कि फाइनल वर्डिक्ट किसके नाम पे आता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है हमको देखने को मिलती है रूल्स के अंदर में। उसके बाद अब देखो, ऐसा नहीं है कि 30 दिन बोला हुआ है तो 30 दिन के अंदर अंदर ही आपको यहाँ पर फाइल करना ही पड़ेगा। मे भी ऐसे हालात कभी कभार हो सकते हैं जहाँ पे आपको 30 दिन से ज़्यादा लग जाए कोई भी पर्टिकुलर जजमेंट के खिलाफ में। अगर आपको रिव्यू पिटिशन फाइल करना है अगेंस्ट में, तो हो सकता है 30 दिन से ज़्यादा लग जाए। अगर 30 दिन से ज़्यादा लग जा रहे हैं ना, तो भी आप यहाँ पे केस फाइल कर सकते हो, लेकिन कंडोनेशन ऑफ डिले की एक आपको एप्लीकेशन रिव्यू पिटिशन के साथ में जमा जरूर करनी पड़ेगी। कंडोनेशन ऑफ डिले का सिंपल सा मतलब होता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीजंस यहाँ पे देने पड़ेंगे टू जस्टिफाई कि डिले क्यों हो गया। सुप्रीम कोर्ट के पास मान लो 30 दिन के बाद आप जाते हो एक रिव्यू पिटिशन लेकर के, तो ऑब्वियस सी बात है सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछेगा कि भाई इतने दिन तक, 30 दिन का बेसिक टाइम है आपके पास फाइल करने का, तो आप 30 दिन से ज़्यादा इतना लेट क्यों हो गए। तो उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट के पास एक कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन डाल सकते हो, और उसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीज़न देने पड़ेंगे ये जस्टिफाई करने के लिए कि आपका डिले क्यों हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स कहते हैं 30 दिन के अंदर फाइल करो, लेकिन 30 दिन से अगर ज़्यादा भी हो जाता है ना, तो विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न आप एक एप्लीकेशन ऑफ कंडोनेशन ऑफ डिले फाइल कर दो रिव्यू पिटिशन के साथ, और सुप्रीम कोर्ट को बता दो कि क्यों आपका इतना ज़्यादा डिले हो गया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आपकी एप्लीकेशन जो है रिव्यू पिटिशन की उसको एंटरटेन कर सकता है। अब अब यहाँ पे एक बात और ये है कि जब रिव्यू पिटिशन फाइल करी जाती है ना, तो उसका प्रोसीजर क्या होता है। तो देखिए, जब भी रिव्यू पिटिशन फाइल करी जाती है ना, तो उसमें ऑर्डिनरी क्या है कि जो आर्ग्यूमेंट्स है, ओरल आर्ग्यूमेंट्स है, वो नहीं होते। जैसे कभी भी हम लोग टीवी सिनेमा में भी देखते हैं ना, जब सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चल रहा होता है तो पिटिशनर रिस्पोंडेंट लोग रहेंगे, ठीक है, वो लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, दोनों तरफ के लॉयर, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन सुनाता है। लेकिन जब रिव्यू पिटिशन की हम बात करते हैं ना, तो रिव्यू पिटिशन में कभी भी ऐसा नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट फिर से वो बेंच बैठाएगी जिन्होंने सुनवाई करी थी, और उसके बाद फिर से पूरा का पूरा केस रीओपन होगा, दोनों साइड के लॉयर आकर के बात करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो ओरल सबमिशन यहाँ पे नहीं होता है। इट इज हर्ड थ्रू सर्कुलेशन बाय द जजेस इन देयर चेंबर्स, यानी कि जजेस का अपना अपना चेंबर होता है, अपनी एक बैठने की जगह होती है सुप्रीम कोर्ट में। तो जजेस के पास में जो है ना, वो फाइल को वहाँ पे भेज दिया जाता है, और आप ये जो आपका सबमिशन रहता है ना, पूरा जो आपकी फाइलिंग रहती है, इस फाइल में ही आप सब चीज़ मेंशन कर देते हो कि रिव्यू क्यों होना चाहिए, ऐसे कौन सी गलती लग रही है कि इस जजमेंट में हो गई है। तो वहाँ पे आप ओरल आर्ग्यूमेंट करके नहीं बताते हो, वहाँ पे आप अपने रिटन सबमिशंस के थ्रू ये चीज़ को एक्सप्लेन करते हो। और इस रिव्यू पिटिशन को सुनने के लिए मतलब उसके बाद फिर जजेस डिसाइड करते कि वेदर और नॉट आपको
इस जजमेंट को वापस से रिव्यू करना चाहिए या नहीं, और अगर मान लीजिए पिटिशन को रिव्यू करना है तो ये देखा जाता है कि जो सेम कॉम्बिनेशन ऑफ जजेस जिन्होंने वो पर्टिकुलर डिसीजन को दिया था, मतलब जो पहला डिसीजन दिया था जो कि आपके हिसाब से गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट यही कोशिश करता है कि वापस से वही कॉम्बिनेशन ऑफ जजेस बैठे जिन्होंने पहला डिसीजन दिया था और अपनी गलती को रेक्टिफाई करें। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि अगर आप मान लो कि डिसीजन किसी और पैनल ऑफ जजेस ने दी है, फिर आप उसकी रिव्यू किसी दूसरे पैनल ऑफ जजेस को दोगे ना, तो क्या होता है कि देखिए हर इंसान अलग होता है, ठीक है, हर जज जो है वो अपने अपने हिसाब से अलग अलग इंटरप्रिटेशंस उसकी रहती हैं, ठीक है, सबका माइंड अलग रहता है। तो इस वजह से फिर माइंड अलग रहेगा तो ऑब्वियस ही बात है रिव्यू में डिसीजन चेंज होगा। तो बेसिकली क्या किया जाता है, जो सेम जजेस जिन लोगों ने पहले गलत डिसीजन अगर हो गया था उनसे, तो उनको ही रिव्यू करने बोलते हैं कि भैया ये जजमेंट हमारे पास आया जो आपने दिया था, देखो तो इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या, ठीक है। तो ये चीज़ के लिए यहाँ पे सेम कॉम्बिनेशन ऑफ जजेस को कोशिश किया जाता है कि उनके पास ही दिया जाए ताकि वही इस पे अपना जजमेंट डिलीवर करे। लेकिन मान लीजिए कभी कभार ऐसा सिचुएशन आ जाए कि कोई जज रिटायर हो गया हो, वो लास्ट उसका केस रहा, उसको रिटायर हो गया हो, या कोई जज अनअवेलेबल नहीं है, तब फिर उस केस में जो है ना रिप्लेसमेंट जो देखा जाता है वो देखा जाता है सीनियरिटी ऑफ जजेस के बेसिस पे, यानी कि जो सीनियर जज होंगे फिर उनको चांस दिया जाता है कि भाई मान लीजिए कि कोई पुराना जज वो चला गया, रिटायर हो गया या अनअवेलेबल है, तो जो सीनियर जजेस हैं उन लोगों को उस पैनल में चांस दिया जाता है। तो इसी में ना देखिए अब और बहुत अभी मैंने आपको बताया कि जो रिव्यू के केसेस होते हैं, रिव्यू के केसेस में क्या होता है कि ओरल आर्ग्यूमेंट जो है उसको सुना नहीं जाता है ना, उसमें बस आप एक रिटर्न अपना सबमिशन बनाते हो और जजेस के चेंबर्स तक पहुंचा देते हो सुप्रीम कोर्ट के, फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, उसके बाद फाइनलाइज करते हैं वेदर टू रिव्यू दिस जजमेंट और नॉट। और रिव्यू करने के लिए भी वो ना वही पुराना कॉम्बिनेशन ऑफ जजेस जिन्होंने पहला जजमेंट दिया था उन्हीं को बुला करके वो जजमेंट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसा एक्सेप्शनल अगर केसेस रहें, कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस रहें, तो वहां पे ओरल हियरिंग जो है उसको अलाउ किया जा सकता है, ठीक है, ऐसा भी है। तो देखिए 2014 का एक केस है मोहम्मद आरिफ वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जहां पे सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रिव्यू पिटिशन इन ऑल डेथ पेनल्टी केसेस विल बी हर्ड इन ओपन कोर्ट बाय द बेंच ऑफ 3 जजेस। यहां पे बोल दिया गया कि जिन जिन केसेस में मान लो अगर डेथ पेनल्टी दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और उसके अगेंस्ट में अगर रिव्यू पिटिशन फाइल की जाती है, तो ऐसी रिव्यू पिटिशंस को ओपन कोर्ट में, यानी कि वही जो बेसिक प्रोसीजर होता है किसी कोर्ट को सुनने का, दोनों तरफ के लॉयर रहेंगे, जजेस बैठे रहेंगे, तो वैसे ही ओपन कोर्ट में ऐसी रिव्यू पिटिशन की सुनवाई होगी, है ना। और इसके अलावा और किसी चीज़ के लिए अगर रिव्यू पिटिशन फाइल की जा रही है तो फिर उन केसेस, मतलब अपार्ट फ्रॉम डेथ पेनल्टी अगर किसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे फाइल की जा रही है आपका रिव्यू पिटिशन, तो उस केस में जो रिव्यू पिटिशन है वो चेंबर्स में ही सुनी जाएगी। लेकिन जहां पे डेथ पेनल्टी है और डेथ पेनल्टी के केसेस का रिव्यू अगर होना है तो वहां पे ओपन कोर्ट में ये 3 जजेस की बेंच के द्वारा ही सुनवाई होगी इसकी। ऐसा 2014 का ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। तो आई होप कि आपको रिव्यू से रिलेटेड काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूर बैठी होगी इस चीज़ को लेकर के। तो अब थोड़े से प्रमोशंस की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो देखिए इंडिया के टॉप फैकल्टीज़ यहाँ हमारे पास अनअकैडमी पे अवेलेबल है, जो आपकी जुडिशरी की जो तैयारी है ना उसको और बेहतर करवा सकते हैं। तो आप जल्दी से जा करके अनअकैडमी पे आपके जुडिशरी के कोर्सेज को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपकी जुडिशरी की जो तैयारी है ना वो ज़्यादा बढ़िया और बेहतरीन हो पाए। इसके अलावा जो है 25 मई से प्राइजेस बढ़ने वाले हैं, तो जल्दी से जा करके ना आपका जो भी पसंदीदा कोर्स है उसका आप यहाँ पे अवेल कर सकते हो। 5% का डिस्काउंट भी आपको कोड यूज़ करना है WISH10 और आप यहाँ पे ना डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हो। 25 मई से प्राइस बढ़ने वाला है, तो उसके पहले जा करके जल्दी से जल्दी आप ना इन कोर्सेज को चेकआउट करो और ले लो। इसके अलावा अनअकैडमी गोल्ड प्राइस राइज होने वाली है, मैंने पहले बताया 40% तक का आप डिस्काउंट पा सकते हो। कोड यूज़ करना है WISH10 और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे डिस्काउंटेड प्राइस पे आपके मनपसंद के जुडिशरी के कोर्स। जैसे आप टारगेट जुडिशरी को कर रहे हो तो आप मेन ऑफर प्राइस जो है वो अभी आपको 50,000 के अंदर में मिल जाएगा। साल भर तक यहाँ की क्लासेस चलती है, तो बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है। सिर्फ 22 मई से लेकर के 26 मई तक ये एप्लीकेबल है, तो जल्दी से जल्दी जा करके इसको चेकआउट आप करिए। इसके अलावा यूपी के लोकल लॉ का जो कोर्स है, इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज़ है, 15 दिन का रैपिड रिवीजन जो है वो यूपी मेंस एग्जाम के लिए, वो आपको बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे
4999 पे मिल रहा है। आपको कोड यूज़ करना है wish10 और आप डिस्काउंटेड प्राइस पे जो है ना इसको अवेल करवा सकते हो हमारी अनअकैडमी की वेबसाइट से। और साथ ही साथ यहाँ पे हमने QR कोड भी दे दिया, QR कोड को भी आप स्कैन करके अवेल कर सकते हो इस ऑफ़र को। इसके अलावा टारगेट यूपी जुडिशरी 2024 की कॉम्प्रहेंसिव बैचेस 15 मंथ तक चलने वाली हैं ये बैचेस, 29 मई से ये स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसको भी आप अवेल कर सकते हो। कोड यूज़ करो wish10 और यहाँ पर आप जो ना ये सारे बेनिफिट्स को आप ले सकते हो टारगेट यूपी जुडिशरी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के थ्रू। इसके अलावा आप छत्तीसगढ़ जुडिशरी मेन एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी बैच भी 15 में से ऑलरेडी चालू हो गई, 1 महीने की बैच। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही स्पेशल प्राइस स्टिल अवेलेबल है। ये कोड आपको यूज़ करना है wish10 और आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी यहाँ पे डिस्काउंटेड रेट पे। इस कोर्स को अवेल करने की QR कोड भी है तो आप उसको स्कैन कर सकते हो। इसके अलावा लिंकिंग रेगुलर बैच 2.0 फॉर सारे जुडिशरी एग्ज़ाम ऑलरेडी 4 मई से स्टार्ट हो गया, 12 महीने बैच चलना है तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कोड यूज़ करिए wish10 और आपको यहाँ पे एडिशनल डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जुडिशरी प्रीलिम्स की रैपिड बैच जो है वो स्टार्ट होनी है। स्पेशल प्राइस यहाँ पे 6,999 ओनली, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। wish10 कोड यूज़ करके आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस पे आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा QR कोड, इसको स्कैन करिए और सीधा सीधा आप यहाँ से भी ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा आरएम कॉम्प्रहेंसिव जुडिशरी की जो बैच है वो 25 में से स्टार्ट होनी है, 12 महीने बैच चलेगी। QR कोड दिया हुआ है, इसको स्कैन करके आप इसको ज़रूर अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कोड यूज़ करिए wish10 और आपको यहाँ पे डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिल जाएगा। इसके अलावा प्रचंड माइनर लॉ सीरीज़ यानी माइनर लॉ जो है राजस्थान जुडिशल सर्विसेज के लिए, उसके पे भी आपको अच्छा खासा ऑफर यहाँ मिल रहा है 8499 का। कोड यूज़ करिए wish10 और इस QR कोड को स्कैन करके आप इस ऑफ़र को भी फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा GS के लिए महापैक यहाँ पर हम लेकर के आए हैं, 7,999 का ओनली प्राइस है। wish10 जो है वो कोड है, आपको यूज़ करना है और आप इस डिस्काउंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा कॉम्प्रहेंसिव जुडिशरी की जो बैच है विद अनिल खन्ना सर वो 5 जून से स्टार्ट होने वाली है, 14 महीने बैच चलेगी। wish10 आप कोड यूज़ करिए और यहाँ पे आप डिस्काउंट्स को अवेल कर सकते हैं। ये सारे बेनिफिट भी आपको साथ साथ में मिलते रहेंगे। इसके अलावा बिहार जुडिशरी का सिमुलेटर मॉक टेस्ट, एक लॉ का प्लस एक GK का आपको यहाँ पे टेस्ट मिल जाएगा। प्राइस है सिर्फ 499, आपको यहाँ पे wish10 कोड को यूज़ करिए और आपको मिल जाएंगे डिस्काउंट और इसको जल्दी से आप एनरोल भी कर सकते हैं। इसके अलावा जुडिशरी को लेकर के ना अनअकैडमी की यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस भी चंडीगढ़ में स्टार्ट होने वाली है भैया, तो आप 5 जून से ये बैचेस स्टार्ट होंगी। QR कोड को स्कैन करिए, अपनी सीट्स को यहाँ पे बुक करिए, कोड यूज़ करिए wish10 और आप यहाँ पे डिस्काउंटेड रेट्स पे जो है वो सीट्स को बुक कर सकते हैं। तो ये ऑफलाइन क्लासेस है, बिल्कुल आप जा करके अगर आप चंडीगढ़ में रहते हैं, आसपास के एरियाज़ में रहते हैं तो बिल्कुल इस ऑफ़र को आप यूज़ कर लीजिए। इसके अलावा देखिए अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको बेनिफिट क्या है, अगर आप इसका आइकॉनिक पैक ले लेते हो तो प्लेथोरा ऑफ बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ प्लस ऑफर भी है, आप चूज़ करिए कि आपके लिए बेस्ट कौन सा होगा, क्योंकि अनअकैडमी में हम सभी के लिए बहुत अच्छे यहाँ पर ऑफर्स लेकर के आते रहते हैं। तो विद दैट दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो और आई होप कि आपको चीज़ें समझ में ज़रूर आई होगी। थैंक यू वेरी मच।